Hi everyone present out there. This is Surendra and today we'll be discussing a topic which is all about the history of English language. Okay. So आज हम लोग ना इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका ओरिजिन कहाँ से इवॉल्व हुई, कहाँ से ये विकसित हुई। ठीक है। इन माय ओपिनियन, मेरे हिसाब से मेरा मानना ये है कि किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने से पहले हमें उसके पास्ट के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसके ओरिजिन के बारे में ज़रूर थोड़ी ना थोड़ी नॉलेज रहनी चाहिए। ठीक है। तो वही डिस्कस हम लोग करने चल रहे हैं। तो I have written some points over here, and through these points I would like to make you understand each and everything over here in terms of the history of English language। जो भी मैंने points यहाँ पे लिखा है उसके बेसिस पे मैं आपको ना समझाना या एक्सप्लेन करना चाहूँगा इंग्लिश का वर्जन। तो सबसे पहला जो यहाँ पे टर्म लिखा है पहले पॉइंट में, केल्स या ब्रिटेन से। तो जो केल्स थे, वैसे तो ये सी से स्टार्ट हुआ है, इसको सेल्स ना पढ़कर इसको केल्स पढ़ा जाएगा। तो केल्स को ना ब्रिटेन्स भी कहते हैं, और एक्चुअली ये केल्स और जो ब्रिटेन थे ना, एक ट्राइब का नाम था, और इस ट्राइब में रहने वाले ना लोगों को केल्स या ब्रिटेन्स कहा गया। और इन्हीं के नाम पर ही इंग्लैंड का हमको पता है कि पहले नाम कुछ दूसरा था, और वो क्या नाम था? वो नाम था ब्रिटेन। तो ये जो ब्रिटेन्स थे ना, ये क्या थे? इस पर्टिकुलर ब्रिटेन ट्राइब के रहने वाले लोग थे। और हमको ये अच्छी तरीके से पता है कि जो किसी जगह का नाम उनके उस जगह पर रहने वाले लोगों के अकॉर्डिंग पड़ता है। तो वो केल्स जिनको हम लोग ब्रिटेन्स भी बोलते हैं, तो इन्हीं के नाम के अकॉर्डिंग के बेसिस पर इंग्लैंड का नाम क्या था? ब्रिटेन था। और ये कौन थे? दे वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट, यानी कि ये ना ब्रिटेन के मूल निवासी थे। ठीक है। अब ये तो मूल निवासी थे, उसके बाद और ये इनका जो टाइम पीरियड है वो कब तक पाया जाता है? अप टू 55 BC। यहाँ दो चीज़ मैंने लिखा है, BC और AD लिखा है। तो समझ लेते हैं BC और AD का मतलब क्या होता है। BC का मतलब ये होता है, अगर हमको कोई ऐसा टाइम पीरियड है जो, और हमको उसको क्या करना, उसका रेफरेंस देना है और उसको मेंशन करना है, बताना है, तो BC और AD हम लोग ना यूज़ करते हैं बहुत पुराने समय को बताने के लिए। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जो क्रिश्चियनिटी के जो लॉर्ड थे, क्रिश्चियन के जो लॉर्ड थे, जो भगवान जिनको माना जाता है लॉर्ड या गॉड क्राइस्ट ना, उनके जन्म से पहले टाइम पीरियड को मेंशन करना होता है तो हम लोग BC यूज़ करते हैं। और उनके जन्म के बाद के टाइम को अगर मेंशन करना होता है तो हम लोग AD उस टाइम पीरियड के बाद में लगाते हैं। और AD का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? एनो डोमिनी। और BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। तो इनका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो अप टू कहाँ था? 55 BC। 55 BC में कौन थे? ये ब्रिटेन्स थे, जो उनके वहाँ के मूल निवासी होते हैं। इसके बाद क्या होता है, किसका अराइवल होता है? इसके बाद अराइवल होता है ना रोमन्स का। तो रोमन्स क्या होते हैं? रोमन्स के बाद एंग्लो सैक्सन का इन्वेशन होता है, और भी बहुत सारे ना कंट्री या नेबरिंग प्लेसेस के लोग यहाँ पे आते हैं। तो एक यहाँ पर क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि क्यों जो ये ब्रिटेन था, यहाँ पर बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ या जगहों के लोगों का अक्सर आना जाना क्यों लगा रहा? क्योंकि इनका जो ज्योग्राफिकल जो एरिया था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था, और जो लैंड थी ना बहुत ही फर्टाइल थी। और फर्टाइल लैंड होने के साथ साथ यहाँ पर वाटर बॉडीज़ की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, पानी की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी थी। यहाँ पर मल्टीपल टाइप्स की क्रॉप्स वगैरह उगाया जा सकता था, खाने पीने की सुविधाएँ अच्छी थी। तो कौन नहीं चाहता है कि ऐसे प्लेस पर आकर बसना। तो फिर उसके बाद ना 55 BC से लेकर के 407 AD तक ना रोमन्स का यहाँ टाइम पीरियड बताया जाता है। और ये जो हेडिंग है ना, रोमन कॉन्क्वेस्ट यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। रोमन कॉन्क्वेस्ट का मतलब ये होता है कि जब ये ब्रिटेन में, जो कि मूल निवासी ब्रिटेन यानी कि केल्स वहाँ पे थे, जब ये लोग यहाँ पे आते हैं ना, तो सिंपल सी बात है, कोई भी बाहर का आदमी अगर आपके प्लेस पे आएगा तो थोड़ा बहुत ना कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होगा। अगर आप पावरफुल हैं तो लड़ झगड़ के उसको अपनी सीमा से बाहर भगाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। लेकिन रोमन जो थे वो बहुत ही पावरफुल थे, लड़ाई झगड़े सब चीज़ में उनकी आर्मी बहुत अच्छी थी, वो हर एंगल से ट्रेन थे और डेवलप थे। इस कारण से क्या हुआ, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत है, लेकिन बाद में क्या होता है कि ये जो ब्रिटेन्स होते हैं ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, मान जाते हैं कि चलिए आप भी रहिए हम भी रहिए। उसके पीछे का एक रीज़न ये होता है
कि होते क्या है कि कुछ वाइल्ड ना पीपल होते हैं जो आयरलैंड और स्कॉटलैंड से बिलोंग करते हैं। वो थे पिक्ट्स और स्कॉट से, ठीक है। पिक्ट्स और स्कॉट ना ये जंगली टाइप के लोग होते हैं, आयरलैंड और स्कॉटलैंड से बिलोंग करते हैं। और ये क्या होते हैं, ये इन्वेडर्स होते हैं, ये आक्रमणकारी होते हैं। अक्सर ना इस ब्रिटेन पर आकर के आक्रमण करते थे, परेशान करते थे और बहुत सारी चीज़ें ना लूट कर लेके चले जाते थे। तो अब ये जो ब्रिटन्स थे, केल्स थे, इनके माइंड में ये आया कि ये जो रोमन्स थे ये ज़्यादा पावरफुल है, इनके पास ना सेना वगैरह है, तो इनके अटैक से हम अपने आप को ना डिफेंड कर सकते हैं अगर रोमन्स यहाँ के निवासी हो जाते हैं तो इस फैक्ट के बेसिस पर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब जब रोमन्स आए, और कॉन्क्वेस्ट का मतलब ये होता है कि उसे कॉन्क्वेस्ट से बना हुआ है, कॉन्क्वेस्ट ये नाउन है, कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है पराजय। किसी भी पार्टी, किसी भी इंसान को या किसी भी राज्य को आप क्या करते हैं, उसमें अटैक करके उस पर जब आप विजय प्राप्त कर लेते हैं तो उसको कॉन्क्वेस्ट बोला जाता है, या इसका मतलब पराजय होता है। किसी को पराजित करके जब आप विजय प्राप्त कर लेते हैं तो यहाँ पर जब ये केल्स के पास यानी ब्रिटेन में जब ये रोमन्स आए तो थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, विद्रोह हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन उनको ये हरा दिए। तो फिर बाद में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, और कॉम्प्रोमाइज़ किस बेसिस पे हुआ वो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। अब जब ये रोमन्स आए थे तो ना इनकी स्टार्टिंग में ना दो पावरफुल कह सकते हैं किंग भी थे, क्लॉडियस और जूलियस सीजर, ठीक है। अब अक्सर क्या होता था, ये जो पिक्ट्स और स्कॉट्स जो थे इनके अटैक होते रहते थे, तो उससे बचने के लिए एक राजा थे रोम के, और जो कि वो भी ना ब्रिटेन में आए हुए थे, उनका नाम हैडियन था। तो उन्होंने ना एक हैडियन नाम की वॉल बनवा दी, जिसको हम किस नाम से जाते हैं, द हैडियन वॉल। जैसे चाइना में द वॉल ऑफ चाइना है, अपने ना जोग्राफिकल एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, बाकी जो भी ना एनिमीज़ के अटैक से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट जो भी रही हो उस समय उन्होंने बनवाया था। वैसे ही ना इन पिक्ट्स एंड स्कॉट से अटैक से बचने के लिए जो हैडियन नाम का जो राजा था ना, उन्होंने एक वॉल बनवाई, द हैडियन वॉल, ठीक है। अब यहाँ तक तो बहुत ही पीसफुली क्या होते हैं, ये दोनों रहते हैं। अब देखिए जो ब्रिटेन थे, तो ब्रिटेन ना कुछ लैंग्वेज जरूर बोल रहे हैं थे उस समय, कुछ ना कुछ डायलेक्ट रही होगी। जब रोमन्स आए तो अपने साथ वो एक नया कल्चर लेके आए और एक लैंग्वेज भी लेके आए, और वो कौन सी लैंग्वेज लेके आए, लैटिन लेके आए। यानी रोमन्स की लैंग्वेज क्या थी, लैटिन। अब ये के रोमन्स लोग आए तो ये क्या कि अपने साथ लैटिन लेके आए, अब लैटिन का मिक्सचर हो गया था। तो अब यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है, जो रोमन्स की जो खुद की लैंड होती है, यानी रोम पर ना अटैक्स होने शुरू हो जाते हैं। और किसके अटैक्स होने लगते हैं, विसिगोथ के। विसिगोथ क्या होती हैं, जर्मेनिक इन्वेडर्स होते हैं, इनकी खुद की लैंड यानी रोम पर अटैक होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो रोमन्स होते हैं ये कहते हैं कि हम तो चल रहे हैं अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे ना देश रोम पर खुद ना बाहरी देशों के अटैक्स होने शुरू हो गए हैं। उनको प्रोटेक्ट करना, उनको डिफेंड करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो इसलिए हम जा रहे हैं अब अपने इस ब्रिटेन कि जो भी प्रोटेक्शन है, जो भी सुरक्षा है, वो आप अपना खुद कीजिए। तो अब जब ये छोड़ के चले जाते हैं ब्रिटेन को अपने लैंड यानी रोम को डिफेंड करने के लिए, तो जो पिक्ट्स एंड स्कॉट जो होते हैं वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अब इनके और ज़्यादा ना अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, एक होती है ना जर्मेनिक ट्राइब्स होती हैं, 3 जर्मेनिक ट्राइब्स होती हैं, उनको ये इन्वाइट करते हैं अपने देश यानी ब्रिटेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। किसके अटैक से, पिक्ट्स एंड स्कॉट्स के। और जर्मनिक ट्राइब्स कौन कौन से होती हैं, एंगल जो कि नॉर्दर्न जर्मनी से बिलोंग करते थे, सैक्सन जो कि ईस्टर्न जर्मनी से बिलोंग करते थे, एंड ज्यूट्स जो डेनमार्क से बिलोंग करते थे, ठीक है। और इनका जो टाइम पीरियड माना गया है वो 407 AD से लेकर के 787 AD तक माना गया है। और इनके पीरियड को एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहा जाता है। और यहाँ पे फिलहाल मैंने एंग्लो सैक्सन इन्वेशन लिखा है, इसके बारे में भी मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं कि इनका क्या रोल रहा। एंगल जो थे वो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल थे, उसके बाद सैक्सन थे, और जूट संख्या में भी कम थे और पावरफुल भी कम थे। इस कारण से ये ज़्यादा दिनों तक यहाँ पर नहीं टिक पाते हैं ब्रिटेन में। ये क्या होते हैं, चले जाते हैं। बचते कौन है, एंगल और सैक्सन ही बचते हैं। तो होता क्या है कि इन्वेशन यानी आक्रमण क्यों, जो एंगल्स और सेक्शन क्यों ब्रिटेन पर आक्रमण करते हैं, क्योंकि
ये पिक्स एंड स्कॉट को तो कम्प्लीटली हरा देते हैं और इनको ब्रिटेन से बाहर भी खदेड़ देते हैं। लेकिन अब इनका प्लान हो जाता है चेंज। अब ये भी जैसे रोमन्स लोग आए थे, इस्टेब्लिश हुए ना, वैसे ना ये भी वहाँ पर ना बसना चाहते थे। लेकिन अब ये पिक्स एंड स्कॉट का तो कोई भी ना इनको भय था नहीं अब ब्रिटेन के निवासियों के अंदर, इसलिए वो क्या करते हैं, फिर से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, रिवॉल्ट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हो, उनको हरा देते हैं और हरा देते हैं तो हराने के बाद उनको कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं होता है कि हम भी रहें आप भी रहें। इस बार क्या होता है कि हरा देते हैं ये एंग्लो सैक्सन, और हराने के बाद इनको ना ब्रिटेन से, जो कि मूल निवासी ब्रिटेन्स होते हैं, उनको वहाँ से भगा देते हैं और वो कहाँ जाके बस जाते हैं, ब्रिटेन के नेबरिंग जो इलाके कंट्रीज होती हैं, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में जाके बस जाते हैं। अब यहाँ पर कौन बचा, एंगल्स बचे और सैक्सन बचे। अब इनका किंगडम क्या होता है, यहाँ पर एस्टैब्लिश हो चुका रहता है और ये कम से कम ना 6 सालों तक ब्रिटेन में क्या करते हैं, राज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो लैंग्वेज जो ये लोग बोल रहे थे, ये अपने साथ जर्मनिक लैंग्वेज लेके आए थे, सिंपल सी बात, अपने साथ कल्चर भी लेके आए थे। लेकिन इससे पहले भी, यानी इस पीरियड से पहले भी रोमन्स आए थे और केल्ट्स यानी ब्रिटिश थे, ये ऑलरेडी कुछ लैंग्वेज बोल रहे थे। जब ये रोमन्स आए तो इनका जो रिलीजन था वो क्रिश्चियनिटी था, तो वो कल्चर लेके आए और अपनी लैंग्वेज कौन सी लेके आए, लैटिन। तो इनमें लैटिन भी इंक्लूड हो गई। अब उसके बाद जब ये तीनों ट्राइब्स लेके आई ना जर्मनिक लैंग्वेज, तो वो भी उसमें इंक्लूड कर ली गई। अब इस समय पर यानी एंग्लो सैक्सन पीरियड में जो लैंग्वेज बोली जाती थी, उसी लैंग्वेज को क्या कहा गया, ओल्ड इंग्लिश। उसी लैंग्वेज को ओल्ड इंग्लिश के नाम से जाना गया और उस इंग्लिश को एंग्लिश कहा जाता था। और बाद में क्या हुई, ये एंग्लिश में चेंज हुई और उसके बाद मॉडर्न इंग्लिश आते आते ये किस नाम से हो गई, इंग्लिश नाम से, जिसको आज हम लोग जानते हैं कि एक ग्लोबल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। जो कौन सी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, राइट। अब अभी तक तो नाम ना इसका क्या था, जहाँ पर ब्रिटेन्स या केल्स रहते थे उसका नाम तो ब्रिटेन था। अब लेकिन हमको पता है कि ब्रिटेन का ये क्या है, ये पहले नाम था, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम किस नाम से जानते हैं, ब्रिटेन को इंग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो इंग्लैंड ना इन्हीं के पीरियड में बना, यानी एंग्लो सैक्सन के पीरियड में ही ना ब्रिटेन नाम कन्वर्ट होकर किस में हो गया, इंग्लैंड में। क्यों, क्योंकि दो ही यहाँ पर जो ट्राइब्स थी वो यहाँ पर रहती हैं इस टाइम पीरियड में, एंगल्स और सैक्सन। और इसमें कौन पावरफुल ज़्यादा थे, एंगल्स थे, इसलिए इनको क्या कहा गया, एंगल्स लैंड कहा गया। क्योंकि यहाँ पर जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट थे, जो केल्स यानी कि ब्रिटेन्स थे, वो इनको उन्होंने क्या किया था, लड़ाई झगड़ा कर करके इनको हरा करके भगा दिया था। कहाँ पे बसेस जाकर, आयरलैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स में। और इन दोनों ट्राइब्स में से कौन पावरफुल थी, एंगल और सेक्शन में से एंगल्स थी, इसलिए इस लैंड को एंगल्स लैंड कहा गया इनके टाइम पीरियड में। और उसी से क्या पड़ा जाकर, ब्रिटेन का नाम इंग्लैंड पड़ा। ठीक है, तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। आगे और भी बहुत सारी चीज़ें आप नोट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, लेट्स कंटिन्यू विद दिस स्लाइड। इस स्लाइड से अब शुरुआत करते हैं। अब एंग्लो सैक्सन पीरियड के बाद किसका अराइवल होता है इंग्लैंड में, सेंट अगस्टीन का। ये कौन होते हैं, ये एक धर्म गुरु होते हैं क्रिश्चियनिटी के। और जब इंग्लैंड में आते हैं तो इनका मेन पर्पस क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ इंग्लैंड टू लैटिन क्रिश्चियनिटी। जो इंग्लैंड के जो लोग होते हैं उनको क्या करते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, प्रीचेस देते हैं, उपदेश देते हैं, और उससे अट्रैक्ट होकर, इन्फ्लुएंस होकर के बहुत सारे इंग्लैंड के लोग क्या होते हैं, क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, फॉलो कर लेते हैं। तो फिर जब फॉलो करते हैं तो क्रिश्चियन बन जाते हैं। तो फिर जो क्रिश्चियन की जो लैंग्वेज थी, यानी कि सेंट अगस्टीन जब आते हैं तो अपने साथ क्या लेके आते हैं, लैटिन, ग्रीक एंड हैब्रू, 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस लेके आते हैं। अब ये सेंट अगस्टीन तो अकेले आए नहीं होंगे, इनके बहुत सारे फॉलोवर्स भी आए होंगे। ठीक है, तो लैटिन देखिए अब ना ये इंग्लैंड में दूसरी बार इंट्रोड्यूस होने वाली है। पहली बार तो ये रोमन्स के साथ में आई थी, दूसरी बार सेंट अगस्टीन के साथ में आई, और 2 न्यू लैंग्वेजेस आई, ग्रीक एंड हैब्रू। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में अब ना 2 नई लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन हो गया था। इनके बाद कौन आते हैं, अब इनके बाद क्या होता है, स्कैंडिनेवियन इन्वेजन्स होते हैं। यानी कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ क्या होती हैं, जो जर्मनी है उसी के डिफरेंट पार्ट को, अलग अलग पार्ट को ना कुछ विशेष पार्ट होते हैं, जैसे कि साउदर्न और या नॉर्दर्न या ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट में। तो ऐसा कुछ पार्ट है जिसको हम लोग स्कैंडिनेविया बोलते हैं जर्मनी में। तो वहाँ
के इलाके को, वहाँ की जगहों को क्या बोलते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलते हैं, कह सकते हैं। जर्मनी के एक स्पेशल जगह जो होती है उसको बोलते हैं। तो वहाँ पर रहने वाले लोगों को क्या बोला गया, वाइकिंग्स या डेन्स बोला गया। और ये स्पेशली किस टाइप के लोग थे, ये पायरेट्स थे। पायरेट्स का मतलब क्या होते हैं, ये लुटेरे थे। यानी कि इनका जब ये इंग्लैंड में आते थे तो इनका पर्पस क्या था, लूटना मारना लोगों को था, वैल्यूबल चीज़ें लूट के लेके चले जाते थे, बसना बिल्कुल भी नहीं था। और इनका जो टाइम पीरियड वो कब तक माना गया है, कहाँ से कहाँ तक, 787 AD से लेकर 1066 AD तक माना गया है। और ये जो वाइकिंग्स होते हैं ये ना जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो होती हैं, नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क, जो कि क्या हैं, जो जर्मनी के ही पार्ट होते हैं, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। और जब ये आते हैं तो डेफिनेटली कुछ दिन तो ज़रूर वहाँ पर रहे होंगे, ठीक है। जब भी आते थे या चले जाते थे आए होंगे तो अपने साथ कोई ना कोई लैंग्वेज ज़रूर लेके आए होंगे। और जो लैंग्वेज इनके साथ, वाइकिंग्स के साथ जो आई, वो कौन थी, ओल्ड नॉर्स। वो कौन सी लैंग्वेज थी, ओल्ड नॉर्स। अब ओल्ड नॉर्स भी एक क्या है, एक जर्मेनिक लैंग्वेज है। क्या है ये, जर्मेनिक लैंग्वेज है, क्योंकि ऑलरेडी हमने बताया कि जो स्कैंडिनेविया है वो जर्मनी का ही पार्ट है, ठीक है। और ये नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क, ये भी क्या है, ये जर्मनी के डिफरेंट क्षेत्र हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो हर क्षेत्र में जो लैंग्वेज, मान लीजिए कि इस पूरे जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है, राइट। लेकिन जैसे इंडिया में, पूरे इंडिया में मान लीजिए अगर हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन रीजन वाइज क्या होती है, वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में हिंदी सबसे अच्छी बोली जाती है, फिर महाराष्ट्र में ये थोड़ा सा साउंड और डायलेक्ट में फ़र्क आएगा, बिहार में अलग आ जाएगा, लखनऊ में अलग आ जाएगा, गुजरात में अलग आ जाएगा, ऐसे करके, बट माना तो हिंदी ही जाएगा, ठीक है। तो ओल्ड नॉर्स लैंग्वेज ही अपने साथ लेके आए। ओल्ड नॉर्स में कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी, क्योंकि ओल्ड नॉर्स भी ना कई सारी ना जर्मेनिक लैंग्वेजेस का मिक्सचर था। उसमें आइसलैंडिंग, दानिश, नॉर्वेन और स्वीडिश लैंग्वेज को मिलाकर ओल्ड नॉर्स बोला गया। तो ओल्ड यानी कि जो अब ये जर्मेनिक लैंग्वेज ओल्ड नॉर्स दोबारा इसमें एंट्री हो रही है जर्मन लैंग्वेज की। इससे पहले किसके साथ आई थी, एंग्लो सैक्सन पीरियड में एंगल सैक्सन और जूट के साथ आई थी, क्योंकि वो भी ना जर्मनिक ट्राइब थी, तो वो भी अपने साथ जर्मन लैंग्वेज लेके आई थी। दोबारा जर्मन लैंग्वेज आई जिसको ओल्ड नॉर्स के नाम से जाना गया, थोड़ा सा डिफरेंट थी एंग्लो सैक्सन पीरियड से, जिसको क्या नाम दिया गया, ओल्ड नॉर्स। किसके साथ आई, वाइकिंग्स के साथ आई। वाइकिंग्स कौन थे, पायरेट्स थे, लुटेरे थे। इनका मेन पर्पस क्या था, यहाँ पर आते थे, लूटमार करते थे, लोगों को मारते थे, वैल्यूएबल चीज़ों को लेकर के अपने साथ चले जाते थे। और अपने साथ कौन सी लैंग्वेज लेके आए, ओल्ड नॉर्स। अब इसके बाद किसका अराइवल होता है, नॉर्मन लोगों का। नॉर्मन्स कौन थे, वैसे तो नॉर्मल जो थे वो कौन थे, वो वाइकिंग्स ही थे। तो कुछ वाइकिंग्स के ग्रुप क्या होते हैं, कहाँ चले जाते हैं, फ्रांस चले जाते हैं। फ्रांस जाते हैं तो वहाँ के धर्म को अपना लेते हैं, ठीक है। और फ्रांस में भी ना क्रिश्चियनिटी चल रही होती है, क्रिश्चियनिटी का धर्म का ही प्रचार प्रसार था, तो वो धर्म को अपना लेते हैं। लेकिन लैंग्वेज वहाँ पे क्या थी, फ्रेंच थी, तो फ्रेंच लैंग्वेज को अपना लेते हैं और वहाँ की औरतों से, लड़कियों से शादी कर लेते हैं। तो वो अपने धर्म को चेंज कर देते हैं, कल्चर को, उस फ्रांस के कल्चर को अपना लेते हैं, लैंग्वेज को अपना लेते हैं। एक ही चीज़ था जो उनमें नहीं बदलता, वो क्या था, वो फाइटिंग की जो टेंडेंसी थी वो नहीं जाती, लड़ाई झगड़ा करने की। ये हमेशा नई नई ना जगहों को खोजते रहते थे और उन पर अटैक करके वहाँ की वैल्यूएबल चीज़ों को अपना बना लेते थे, अपने साथ लेके चले आते थे, ठीक है। तो क्या होते हैं, जब ये वाइकिंग्स कुछ ग्रुप कहाँ जाते हैं, फ्रांस जाते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा क्या थे, पावरफुल थे, लड़ने की टेक्निक इनकी बहुत हाई थी, बहुत ही खतरनाक थे। तो वहाँ के जो फ्रांस के जो राजा होते हैं, इनको देख करके कहते हैं इनसे लड़ना बेकार है, अपना ही नुकसान होगा, तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और उनको एक जगह दे देते हैं। फ्रांस में कौन सी, नॉर्मैंडी करके एक जगह होती, वहाँ दे देते हैं और वहाँ पर वो रहते हैं। अब इनके अंदर क्या थी, लड़ाई झगड़ा करने की एक टेंडेंसी थी। उस कारण से क्या होते हैं, ये देखते हैं ब्रिटेन को, देखते हैं इंग्लैंड को, देखते हैं, फिर वहाँ पर अटैक करने का प्लान बनाते हैं। और फिर ये क्या होते हैं, इनका टाइम पीरियड क्या है, इनका अराइवल कब होता है, 1066 AD से शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो ओल्ड इंग्लिश का पीरियड माना जाता है वो 1066 तक ही माना जाता है। इसके बाद मिडिल और फिर मॉडर्न इंग्लिश का पीरियड माना जाता है। तो जब ये आते हैं तो क्या करते हैं कि इनकी लड़ाई होती है
वहाँ पर इंग्लैंड के उस समय जो राजा होते हैं वो कौन होते हैं? किंग हैरोल्ड गॉडविंसन होते हैं। इंग्लैंड के जो राजा होते हैं उसमें कौन थे? किंग हैरोल्ड गॉडविंसन होते हैं। और जो फ्रेंच, जो नॉर्मन जो किंग होते हैं, जो फ्रेंच के जो किंग होते हैं कह सकते हैं, जो फ्रांस से जो आते हैं, ये जो वाइकिंग कह सकते हैं। अब ये जो फ्रांस में आते हैं ना, तो इनको नॉर्मन क्यों कहा गया ये भी मैं बता देता हूँ। एक्चुअली ये कि ना, ये जो थे ना, ये जो जर्मनी के ना कह सकते हैं, या फ्रांस में जब जो लोग रहते हैं ना, तो जब लोग देखते हैं ना, तो ये ना नॉर्थ साइड से आते हैं, फ्रांस के नॉर्थ साइड से आते हैं, ठीक है ना, नॉर्दर्न साइड से आते हैं। इसलिए इनको जो फ्रेंच लोग जो होते हैं, जो फ्रांस लोग होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको नॉर्मन्स नाम दिए, तो इसलिए यहाँ पर नॉर्मन्स इनको बोला गया है। तो जब ये आते हैं तो ये क्या करते हैं? इनका युद्ध होता है, और इंग्लैंड के उस समय जो राजा होते हैं किंग हैरोल्ड गॉडविंसन, और ये जो नॉर्मन्स के किंग कौन होते हैं? विलियम फर्स्ट उनको भी कहा गया था, विलियम द बास्टर्ड भी कहा जाता है, या विलियम द कन्क्वेरर के, इन 3 डिफरेंट नामों से जाना जाता है। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, और उस युद्ध का क्या नाम दिया जाता है? द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। तो हेस्टिंग एक जगह का नाम है, वहाँ पर युद्ध होता है। और जब युद्ध होता है ना, तो ये जो नॉर्मन लोग जो होते हैं, ये जो किंग जो होते हैं, ये ना नॉर्मन के जो किंग विलियम द बास्टर्ड जो होते हैं, ये क्या होते हैं? इंग्लैंड के किंग हैरोल्ड गॉडविंसन को हरा देते हैं वहाँ पर, और हराने के बाद ना इंग्लैंड पे पूरा का पूरा ना अपना कब्जा जमा लेते हैं। अब सिंपल सी बात है, जब ये लोग आए होंगे तो कोई ना कोई चीज़ जरूर लेके आए होंगे, एक कल्चर और रिलीजन और लैंग्वेज। तो कौन से रिलीजन को लेके आए? क्रिश्चियनिटी को लेके आए। और लैंग्वेज कौन से लेके आए? फ्रेंच लैंग्वेज लेके आए। अब एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो लैटिन को डेड लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? जो फ्रेंच लैंग्वेज है ना, उसका रिफाइंड वर्जन है ओल्ड लैटिन का कह सकते हैं। तो जो लैटिन जो निकली हुई है, जो डेराइव हुई है, वो किससे हुई? सॉरी, जो फ्रेंच लैंग्वेज जो डेराइव हुई है, जो निकली है, जो फ्रेंच लैंग्वेज का जो ओरिजिन है, वो किससे है? वो लैटिन से ही है। तो लैटिन का एक रिफाइंड फॉर्म, एक शुद्धतम फॉर्म कह सकते हैं। इसलिए ना फ्रेंच लैंग्वेज ना लैटिन से बहुत मैच करती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जो फ्रेंच लैंग्वेज वो लैटिन का ही क्या है? एक न्यू वर्जन कह सकते हैं। तो जब लोग फ्रेंच बोलना शुरू कर दिए, जो कि लैटिन से निकला हुआ है, तो इसलिए लैटिन क्या हो? एक्सटिंक्ट लैंग्वेज हो गई, विलुप्त हो गई, अब उसको डेड लैंग्वेज माना जाता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ है कि अब तक जो इंग्लिश लैंग्वेज थी उसमें किन किन लैंग्वेजेस का इन्वॉल्वमेंट हो गया था, कौन कौन सी लैंग्वेजेस शामिल हो गई थी? चलिए देखते हैं एक नज़र। सबसे पहले कौन था? सबसे पहले ना ब्रिटेन पे कौन निवास करते थे? उनके ओरिजिनल इनहैबिटेंट वो कौन थे? वो थे केल्स, जिनको हम लोग ब्रिटन्स भी बोलते हैं। उन्हीं के नाम पर ही उस प्लेस का नाम क्या पड़ा? ब्रिटेन पड़ा, ठीक है। तो वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? वो लैंग्वेज बोलते थे कॉमन ब्रिटोनिक लैंग्वेज बोलते थे। कौन सी लैंग्वेज? कॉमन ब्रिटोनिक लैंग्वेज। उसके बाद किसका अराइवल होता है ब्रिटेन में? रोमन्स का। रोमन्स अपने साथ कौन सी लैंग्वेज लेके आते हैं? लैटिन। तो लैटिन भी उनके साथ इंक्लूड हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? फिर किसका पीरियड आता है? एंग्लो सैक्सन का पीरियड आता है। जर्मेनिक ट्राइब आती हैं, वो अपने साथ कौन सी लैंग्वेज लेके आती हैं? जर्मेनिक लैंग्वेज लेके आती हैं। उसके बाद फिर किसका अराइवल होता है? फिर कौन आता है? सेंट अगस्टीन आते हैं, वो अपने साथ क्या लेके आते हैं? लैटिन। दोबारा लैटिन का इंट्रोडक्शन होता है, लैटिन आती है, और क्या दो और नई लैंग्वेज आती हैं, ग्रीक और हिब्रू आती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? वाइकिंग्स का टाइम पीरियड माना जाता है। वाइकिंग्स आते हैं, वो अपने साथ क्या लेके आते हैं? ओल्ड नॉर्स लेके आते हैं, जो कि खुद एक जर्मेनिक लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो जर्मेनिक लैंग्वेज भी क्या हो गई है? 2 बार आ चुकी हैं, एक बार एंग्लो सैक्सन पीरियड के दौरान और एक बार वाइकिंग्स के पीरियड के दौरान। और ये लैटिन भी 2 बार आ गई हैं, एक किसके? रोमन्स के पीरियड के दौरान, और किस पीरियड के दौरान? जब सेंट अगस्तीन का अराइवल होता है तब। अब उसके बाद क्या होती हैं? नॉर्मन फ्रेंच, यानी कि आती है नॉर्मन्स जब इन्वेजन्स होते हैं। अब उसके बाद नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो कि 1066 AD माना गया है, उनके साथ कौन सी लैंग्वेज आती है? नॉर्मन फ्रेंच आती है या फ्रेंच लैंग्वेज आती है। एक्चुअली ये जब आती हैं, जो किंग विलियम द बास्टर्ड होते हैं, जब पूरी तरह से इंग्लैंड पे कंट्रोल कर लेते हैं, हरा देते हैं द किंग हैरोल्ड गॉडविंसन को,
तो ये क्या करते हैं, एक डिक्री यानी कि एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हैं कि अब ना जो भी ऑफिशियल जगह है, बड़ी बड़ी जगह है, वहाँ पर ना या पूरे कह सकते हैं इंग्लैंड में कौन सी लैंग्वेज बोली जाएगी, नॉर्मल फ्रेंच बोली जाएगी। तो जो बड़े बड़े लोग थे, ठीक है, वो क्या होगा, वो तो किसी तरह से मैनेज कर लिए, सीख लिए बोलना लिखना, लेकिन जो नॉर्मल पीपल थे वो लोग अभी भी वही लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज ही बोलते, जो ओल्ड इंग्लिश थी उसी को बोल रहे थे। और उनके लिए क्या था ना कि ये नॉर्मल फ्रेंच लैंग्वेज सीखना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। तो फिर क्या हुआ कि बट सबको साथ में लेके चलना था, इसलिए क्या हुआ कि फिर उस ओल्ड इंग्लिश के साथ साथ फिर ना फ्रेंच, नॉर्मल फ्रेंच लैंग्वेज भी बोली जाने लगी और वो भी उसमें इंक्लूड हो गई। यानी अब तक ना इतनी लैंग्वेजेस तो इंक्लूड हो गई हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज हैं वो मल्टीपल लैंग्वेज का है मिक्सचर, उसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, अकेले इंग्लिश लैंग्वेज तो नहीं है, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, कुछ और है आपके लिए। ओके, ओके, लेट्स डिस्कस विद दिस स्लाइड। चलिए इस स्लाइड के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ये इंग्लिश हिस्ट्री, इंग्लिश एवोल्यूशन या इंग्लिश वर्जन की लास्ट स्लाइड है। ओके, ये मैंने कुछ यहाँ पर लैंग्वेजेस के नाम लिखे हैं जो कि मॉडर्न इंग्लिश के क्या हैं, पार्ट हैं। मॉडर्न इंग्लिश में इनका क्या है, इन्वॉल्वमेंट है, मिक्सचर है। इस पाई चार्ट के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस का कितना % कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो 29% जो वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में वो लैटिन से लिए गए हैं, 29% जो हैं वो फ्रेंच के हैं, और जो जर्मेनिक लैंग्वेजेस हैं उसके 26% ऑफ वर्ड्स को इंक्लूड किया गया इंग्लिश लैंग्वेज में। और जो ग्रीक लैंग्वेज है इसका परसेंटेज बहुत ही कम है, 6% केवल ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स को इंक्लूड किया गया है। एंड जो अदर्स लैंग्वेज सच एज हिंदी, उर्दू, चाइनीज़, संस्कृत एक्सेट्रा, इन लैंग्वेजेस का जो परसेंटेज है वो क्या है, 6%। यानी इन लैंग्वेजेस से 6% तक के वर्ड को शामिल किया गया है। और जो 4% बाकी जो बच रहा है ये वो वर्ड्स हैं जिनको इंग्लिश लैंग्वेज में इंक्लूड किया गया है, जैसे प्रॉपर नाउन जो होते हैं ना उनसे डिराइव किया गया है। जैसे कि लिखा भी यहाँ डिराइव फ्रॉम प्रॉपर नाउन से। जैसे कि गूगल क्या है, सबको पता है गूगल एक सर्च इंजन है, लेकिन इंग्लिश में इसको एज अ वर्ड की तरह यूज़ किया जाता है, एक वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है। गूगल का मतलब ये होता है कि व्हेन यू सर्च समथिंग ऑन इंटरनेट, जब आप इंटरनेट पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उस एक्शन को गूगल बोलते हैं, तो उसकी तरह भी उसको यूज़ करते हैं। और एक वर्ड और लिखा है हूवर। हूवर जो है एक कह सकते हैं वैक्यूम क्लीनर जो आता है ना उस कंपनी का नाम है, और हूवर जो है उस वैक्यूम क्लीनर के जो मालिक थे ना उनका नाम था, उन्हीं के नाम पर उस कंपनी का नाम पड़ा। और अब ना इस हूवर जो कि उस कंपनी का नाम है, एक प्रॉपर टर्म है, उसको इंग्लिश में इंक्लूड कर लिया गया है और उसको एक वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। और किस सेंस में यूज़ करते हैं, जब आप ना वैक्यूम क्लीनर से किसी भी कारपेट वगैरह को कोई चीज़ साफ़ करते हैं ना तो उस एक्शन को मेंशन करने के लिए इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रॉपर नेम्स हैं जिनको अब इंग्लिश लैंग्वेज में इंक्लूड किया गया है, उनको वर्ब की तरह नाउन की तरह यूज़ करते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर एक नज़र डालते हैं। ये कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं जो कि मॉडर्न इंग्लिश में एनिमी ऐसे लिखा जाता है, और ये ओल्ड वर्जन है यानी ओल्ड इंग्लिश में एंड साका ये जो लिखा हुआ है ये है। बियर्न मीन्स चाइल्ड या सन होता है, बियॉर्न या मन मीन्स मैन होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड लिखे हैं, ये सारे जो हैं ओल्ड इंग्लिश के वर्ड हैं और ये मॉडर्न इंग्लिश में हैं। तो बिजी जो कि मॉडर्न इंग्लिश का टर्म है, ओल्ड इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता था। नाउ को ऐसे ओल्ड इंग्लिश में न्यू लिखा जाता था। टिल गुड मॉडर्न इंग्लिश में गुड ऐसे लिखा जाता है, और ओल्ड इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता था। वैसे नियर, ठीक है। फादर का देख लीजिए,
वो फादर की स्पेलिंग कैसे है, मदर की स्पेलिंग कैसे है, सिस्टर की स्पेलिंग कैसे है, वाइफ की स्पेलिंग कैसे है, मून की स्पेलिंग कैसे है, मोना, और ये सन की स्पेलिंग कैसे है। तो ये सारी के सारे जो टर्म्स जो वर्ड्स हैं ये ओल्ड इंग्लिश के हैं और ये मॉडर्न इंग्लिश के हैं। तो मॉडर्न इंग्लिश में हम लोगों को बहुत ही ईजी लगता है क्योंकि हम लोग कंफर्टेबल किस में हैं, केवल और केवल मॉडर्न इंग्लिश में। वहीं से हम लोगों ने ना इंग्लिश में अपनी शुरुआत की थी। इंग्लिश लैंग्वेज को जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो लर्निंग जो स्टेज हमारा लर्निंग जो पीरियड है वो मॉडर्न इंग्लिश है। ओल्ड इंग्लिश में हमारे ज़माने में तक तो वो एक्सटिंक्ट हो गई थी जब हम लोगों ने पढ़ना लिखना स्टार्ट किया था। तो ओल्ड इंग्लिश कह सकते हैं बहुत ही टफ थी, बहुत ज़्यादा टफ थी। ओके, अब जो मॉडर्न इंग्लिश है वो क्या है, इन सारी ना मल्टीपल लैंग्वेज का एक मिक्सअप बन चुका है। जो ये दिया गया है 6%, 29, 26%, तो जो वर्ड इसमें से लिए गए हैं जो इंग्लिश में मॉडर्न इंग्लिश में इंक्लूड किए गए हैं या अभी भी किए जाते हैं वो एज इट इज़ बहुत कम रखे जाते हैं, क्योंकि एज इट इज़ रखेंगे तो वो बहुत ही अलग तरीके से लिखे गए हैं। वो उनके जो अल्फ़ाबेट हैं ग्रीक के, जर्मन के, फ्रेंच के, लैटिन के उनके हैं और वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होते हैं और उनको एज इट इज़ लाया जाता है तो उनका प्रोनाउंसिएशन भी डिफ़िकल्ट होता है। हाँ, उनके रूट वर्ड जो होते हैं, रूट वर्ड के बेसिस पर उनको इंग्लिश में शामिल इंक्लूड किया जाता है, लेकिन उनकी स्पेलिंग क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, तो ऐसे कुछ हमने लिखे हैं कि कौन कौन से वर्ड हैं जो लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, हिंदी से लिए गए हैं। ठीक है, उनको एज इट इज़ नहीं लिया गया है जैसे वो उस लैंग्वेज में हैं, उनके रूट वर्ड को केवल के बेसिस पर उनको इंग्लिश लैंग्वेज में शामिल किया गया है। रूट वर्ड का मतलब ये होता है कि कोई वर्ड है और उसका जो मीनिंग है उससे मिलता जुलता ना उन्होंने क्या किया, एक वर्ड बनाया जो कि प्रोनाउंस करने में स्पीकर के लिए बहुत ईजी हो, उनको शामिल किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से वर्ड हैं। जैसे देखिए सम वर्ड्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश के तो ये सारे थे। ठीक है ना, ये दीज आर द वर्ड्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ये ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स हैं ये जो दिए गए हैं। अब ये जो है ना, जैसे कि लैटिन के कुछ वर्ड्स जो मैंने लिखा है, फ्रेंच के लिखा है, वैसे तो बहुत सारे 1000 की संख्या में, लैक्स की संख्या में वर्ड्स शामिल किए गए हैं। वर्ड शामिल किए गए हैं उनके रूट वर्ड्स के बेसिस पर, के आधार पर ना उनका जो मीनिंग है उसको एज इट इज़ रखा गया है। मीन जैसे कि फ्रेंच, जैसे लैटिन के ह्यूमन, एनिमल, डिजिटल, मैनुअल, साइंस एट्सेट्रा, ऐसे कुछ वर्ड हैं। ये सारे जो वर्ड मैंने लिखे हैं ये लैटिन से बिलोंग करते हैं, बट ये हैं ये इंग्लिश के वर्ड। इनके जो रूट वर्ड्स हैं ना वो लैटिन से बिलोंग करते हैं। इनकी जो स्पेलिंग है वो लैटिन में थोड़ा डिफरेंट है और डिफ़िकल्ट भी है। तो उनका जो मीनिंग था वो इस ह्यूमन वर्ड से, ह्यूमन जो इनकी स्पेलिंग है वो भी थोड़ा बहुत ह्यूमन वर्ड से मैच करती हैं। ठीक है, मीनिंग सेम है, उधर भी ह्यूमन ही है और यहाँ पर भी ह्यूमन है। तो जब उन्होंने इंग्लिश में उस वर्ड को, लैटिन के वो वर्ड जो ह्यूमन से थोड़ा बहुत मैच करता, उसकी मीनिंग पूरी तरह से मैच करती, उसको एज इट इज़ ना शामिल करके उसमें थोड़ा सा बदलाव करके उसको इंग्लिश में शामिल किया गया है। और ये चीज़ ना दिमाग में रखा गया है इस कि जो स्पीकर होते हैं ना, अगर एज इट इज़ रखा जाएगा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन के बहुत सारे वर्ड्स को ना, तो दे आर नॉट ईजी टू प्रोनाउंस, दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस एंड अंडरस्टैंड एज वेल। उनको प्रोनाउंस करना, उनको समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए स्पीकर की कंफर्टेबिलिटी और या कन्वेंस को उनके माइंड में रख करके उन्होंने क्या किया, एक उनसे मिलता जुलता एक बहुत ही नॉर्मल वर्ड, बहुत ही ईजी वर्ड जो प्रोनाउंस करने में ईजी हो, वैसे उन्होंने बना करके इंग्लिश में शामिल कर दिया। तो ये जो ह्यूमन, एनिमल, डिजिटल, मैनुअल, साइंस एट्सेट्रा जो भी ये वर्ड हैं, ये जो क्या हैं, ये लैटिन के हैं ये, लेकिन इनके जो ये एज इट इज़ नहीं लिए गए हैं, मतलब जैसे लैटिन में वैसे उठा के नहीं लिया गया है। ये थोड़ा मिलते जुलते हैं स्पेलिंग में, लेकिन मीनिंग में एकदम मिलते हैं। जब उनको शामिल किया गया तो थोड़ा बहुत उसमें चेंज किया गया स्पेलिंग में और तब उनको इंग्लिश में शामिल किया गया। ठीक है, वैसे फ्रेंच में है सेफ, बी, फोर्क, ऑनेस्ट, आवर, ये क्या है, ये फ्रेंच वर्ड हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए एक वर्ड मैंने लिखा भी है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर क्या है, इसको अमेरिकन एक्सेंट में आवर प्रोनाउंस करते हैं और ब्रिटिश एक्सेंट में आ एंड आवर,
ये दो डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन हैं। यहाँ पे एच साइलेंट है क्योंकि फ्रेंच में ना एच को प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, तो इस प्रोनाउंसिएशन को रूल को ऐसे ही फॉलो किया गया। या कह सकते हैं अगर आप एच प्रोनाउंस करेंगे ना तो स्पीकर को थोड़ा ना डिफ़िकल्टी होगी प्रोनाउंस करने में, इस चीज़ को भी ध्यान रखते हुए एच को साइलेंट किया गया। क्योंकि पहले जो जितने भी साइलेंट वर्ड्स अभी इंग्लिश में है वो सारे के सारे ना प्रोनाउंस किए जाते थे, बट उनको प्रोनाउंस करने में स्पीकर को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो धीरे धीरे फिर उनको क्या कर दिया, साइलेंट कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो फ्रेंच लैंग्वेज में जो स्पेलिंग है आवर की, ये ऐसी है HEURE, और इनका मतलब क्या होता है, जो इंग्लिश में होता है वही वहाँ पर भी होता है, घंटा के सेंस में। ठीक है, जो टाइम को रेफ़र करता है। जब इनको इंग्लिश में शामिल किया गया, मीनिंग तो सेम है, लेकिन जब इंग्लिश में इनको शामिल किया गया तो इनकी स्पेलिंग में थोड़ा चेंज कर दिया गया। ठीक है, जो कि प्रोनाउंस करने में भी इजी हो, लिखने में भी इजी हो। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है। ठीक है, अब आते हैं जर्मन में, देखते हैं एप्पल, एबब, अगेन, केक, आई, आम, हैंड, ड्रिंक एक्सेट्रा। खाने पानी की, खाने पीने वाली चीज़ें और बॉडी के पार्ट्स, ये सारी चीज़ें ज़्यादातर क्या हैं, जर्मन लैंग्वेज से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो ये सारे जो एप्पल वगैरह हैं, इनके जो रूट वर्ड्स हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, वो बिलोंग करते हैं जर्मन से। और उन्हीं से क्या किया गया है, इनके मीनिंग को लेकर के उनकी स्पेलिंग में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके इनको इंग्लिश में शामिल कर लिया गया है। वैसे ग्रीक के हैं एंड्रॉयड, बेसिक, सिनेमा, जो टेक्निकल वर्ड हैं, राइट, डिजिटल वर्ड हैं, टेक्निकल वर्ड हैं, वो जो क्या हैं वो ग्रीक से ज़्यादा ले गए हैं। सब्जेक्ट वगैरह हो गए ये सारे, एंड्रॉयड, बेसिक, सिनेमा, हिस्ट्री, क्लाइंबिंग एक्सेट्रा, ये क्या है, ये ग्रीक वर्ड से इनको लिया गया है। इनके जो रूट वर्ड्स हैं उनको लिया गया है। हिंदी से भी बहुत सारे वर्ड को शामिल किया गया है। ठीक है, जैसे लूट, लूट का मतलब हिंदी में क्या होता है, लूट ही होता है। ठीक है, और स्पेलिंग ना अपने हिसाब से बना लिया है उन्होंने। लूट को LUTE भी लिख सकते थे, लेकिन LOOT ये स्पेलिंग बनी है। इसका मतलब लूटना भी होता है और लूट भी होती है। और यहाँ देखिए ठग, ठग का मतलब क्या होता है, जो धूर्त होते हैं, जो ठगी होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ ठग की स्पेलिंग ये है, मीनिंग सेम है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, स्पेलिंग अलग अलग। यहाँ पे ठग हिंदी में अलग तरीके से लिखा जाता है, लूट हिंदी में अलग तरीके से लिखा जाता है, इंग्लिश में अलग तरीके, मीनिंग क्या है, सेम है। जंगल, जंगल की स्पेलिंग JANGAL भी कर सकते थे वो, लेकिन जंगल की स्पेलिंग, मीनिंग तो सेम है लेकिन स्पेलिंग उन्होंने क्या लिखा है, JUNGLE। ठीक है, और क्या है, हमारे में जो रूम्स होते हैं उनके जो सामने वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस भाग को बरामदा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या है, उससे मैच करता हुआ उन्होंने स्पेलिंग चेंज की है, इसको हम लोग पढ़ते हैं वेरांडा। ये क्या है, ये वेरांडा है, इसका प्रोनाउंसिएशन वेरांडा है, और हिंदी में क्या होता है, बरामदा होता है, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। और ये बंगलो, बंगलो हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बंगला, हमारे पास बंगला है, मोटर है, कार है, तो बंगला, और यहाँ पर क्या है, बैंगलो। ठीक है, तो इसका दोनों का मीनिंग वही है, दोनों मीनिंग तो सेम है लेकिन स्पेलिंग में चेंज है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत चेंज है। ये हिंदी के वर्ड्स हैं। ठीक है, अब उर्दू के भी कुछ वर्ड लिखे गए हैं, बहुत सारे वर्ड हैं, मैंने थोड़ा थोड़ा लिखा है समझाने के लिए, जैसे कि पैजामा हो गया और ब्रदर हो गया। तो एक्चुअली उर्दू जो भाषा है, हमारे इंडिया में जब ना पर्शियन लोग आए थे तो अपने साथ ना फ़ारसी लैंग्वेज लेके आए थे, तो फ़ारसी लैंग्वेज थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट थी। ठीक है, समझने, पढ़ने, लिखने, बोलने में, तो उन्होंने क्या किया, फ़ारसी प्लस उसमें जब हिंदी को मिक्स किया ना तो एक अलग ही लैंग्वेज बन गई, जिसको हम आज किस नाम जानते हैं, उर्दू के नाम जानते हैं। तो जो पायजामा होता है, पायजामा हम हिंदी में बोलते हैं, और पैजामा क्या है, ये उर्दू वर्ड है। ठीक है, मीनिंग सेम है, थोड़ा बहुत यहाँ पर क्या है, स्पेलिंग में चेंज है। ब्रदर जो है वो उर्दू के या फ़ारसी के कह सकते हैं बिरादर से लिया गया है, कहते हैं ना ये हमारे जात बिरादर के, हमारे भाई वगैरह हैं, तो बिरादर वर्ड जो है वो किसका है, उर्दू का है। उसी से इसको क्या, उसी से मैच करता हुआ एक वर्ड बना है ब्रदर। इस प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, स्पेलिंग डिफरेंट है, लेकिन मीनिंग क्या है, सेम है। और भी लैंग्वेजेस से भी इसमें बहुत सारे वर्ड शामिल किए जा रहे हैं या शामिल ऑलरेडी किए जा चुके हैं। जैसे चाइनीज़ का एक वर्ड मैंने उठाया है केचप, जो कि एक टाइप की सॉस होती है, चटनी होती है। ठीक है, तो ये एक चाइनीज़ वर्ड है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस स्लाइड। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं
अपने एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राधे।